everyone. In this session, we will discuss about previous year questions of nuclear physics of CSIR NET physics. Let's discuss these questions one by one. Of the nuclei of mass number A is equal to 125, binding energy calculated from the liquid drop model for given the coefficients for Coulomb and earth symmetry energy are this and this is the maximum for. तो हमें पूछा गया है कि यहाँ पे हमें मास नंबर गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, हमें पूछा गया है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है कैलकुलेट की है हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल, तो वो किसके लिए मैक्सिमम होगी। तो हमें बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन पता है, दैट इज ए वी इंटू ए माइनस सरफेस एनर्जी टर्म देन कूलम एनर्जी टर्म और सिमेट्री एनर्जी टर्म और ये पेयरिंग एनर्जी टर्म हो जाएगी हमारे पास। अब मैक्सिमम पूछिए किसके लिए होगी, हम कर्ल बी बाय कर्ल जेड जो है वो फाइंड करेंगे और इसको जीरो के इक्वल रख देंगे। तो अभी हम निकाल लेते हैं कर्ल बी बाय कर्ल जेड, हमारे पास क्या आएगा। अगर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, माइनस ए सी ओवर ए की पावर 1/3 2z माइनस 1 माइनस ए सिमेट्रिक टर्म दैट इज 2a माइनस 2z बाई a इंटू -2। इसको रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को, ये जीरो के इक्वल रखना है हमें, माइनस ए सी अपॉन ए की पावर 1/3 2z प्लस ए सी अपॉन ए की पावर 1/3, ये आ गया हमारे पास +4 बनेगा, ये +4 ए सिमेट्रिक, ए बाय ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस साइन आएगा ना, +4 ए सिमेट्रिक ए माइनस 2z अपॉन ये बन रहा है। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं, ये ए जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमें मिलेगी 4a सिमेट्रिक माइनस 8a सिमेट्रिक z अपॉन a इक्वल टू 0। यहाँ से z वाली टर्म्स जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, -2ac अपॉन a की पावर 1/3 माइनस 8a सिमेट्रिक अपॉन a आ जाएगा, इन टर्म्स को उधर ले जाते हैं, -4a माइनस ए सी अपॉन ए की पावर 1 माइनस कॉमन ले लेते हैं और ये टर्म नीचे चली जाएगी, 4a और सिमेट्री प्लस ए सी अपॉन ए की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 ए सी अपॉन ए की पावर 1/3 प्लस 8a असिमेट्री ऑन ए। अब हम इसमें सारी वैल्यूज जो है वो फिल कर देंगे, ठीक है। जैसे ये हमारे पास क्या बनेगा, 4 ए सिमेट्री कितना मिल रहा है 22.5 वैल्यू है इसकी, ए सी दैट इज 0.7, ए की वैल्यू 125 बाई इसके क्यूब रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए सी की वैल्यू 0.7, ए की वैल्यू 125 की पावर 1/3 और ये असिमेट्री 22.5 अपॉन ए की वैल्यू 120। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो z की वैल्यू मिल रही है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर। Radioactive element X decays to Y, which in turn decays to the Z. The decay constant from X to Y is λ1 and Y to Z is λ2. If to begin there are n naught number of atoms of X,
तो टाइम t0 पे x के नंबर ऑफ एटम्स n नॉट है, ये तो बने ही नहीं है ना अभी, क्योंकि जब x डिके करेगा तभी तो y और z एलिमेंट्स बनेंगे। एट द शॉर्ट टाइम्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ z विल बी, तो हमें z के नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। मान लो कोई t टाइम t1 की बात करें तो इसके नंबर ऑफ एटम्स n1 हो गए, इसके n2 हो गए, इसके n3। अब n1 तो हम निकाल सकते हैं, रिलेशन पता है हमें, e की पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। ठीक है, रेट इक्वेशन लिख लेते हैं, dn2 बाई dt। ये बन किसकी वजह से रहा है, लैम्डा 1 की वजह से, लैम्डा 1 n1 माइनस लैम्डा 2 n2। ये रेट इक्वेशन सेकंड आ गई हमारे पास। अब हमें n3 के लिए भी लिखनी है, dn3 बाई dt, वो किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा 2 n2। अब हमें z के एटम्स ही निकालने हैं, तो यानी कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो यहाँ पे हमें n2 की वैल्यू चाहिए, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास n2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, n2 की वैल्यू यहाँ से जो आएगी उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू मिलती है हमें, दैट इज सारी कैलकुलेशन यहाँ से इसमें जब फिल करेंगे n2 की वैल्यू, यहाँ से n2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने। ठीक है, इसमें फिल करेंगे तो n3 की वैल्यू हमें मिलती है 1 प्लस लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 e की पावर माइनस लैम्डा 2t प्लस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 e की पावर माइनस लैम्डा 1 अपॉन। अब शॉर्ट टाइम पूछा है, t स्मॉल है, तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म को हम ओपन कर देते हैं। ये हमारे पास क्या मिलेगा, लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 1 माइनस लैम्डा 2t प्लस, ठीक है, लोअर टर्म्स ही लेंगे क्योंकि शॉर्ट टाइम की वैल्यू, शॉर्ट टाइम निकालना है हमें, तो हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल टर्म को एक्सपेंड कर दिया बस यहाँ पे। हम टर्म्स कलेक्ट करेंगे, इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो डिपेंडेंसी आ रही है वो टी स्क्वायर वाली टर्म में आएगी, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट है ना। ठीक है, और ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन टी वाली टर्म ये कैंसिल हो जाएगी यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्टली जो डिपेंडेंसी कुछ आ रही है कुछ इस टर्म पे आएगी, तो ये ब्रैकेट ओपन करके हम रिजल्ट यहाँ से निकाल लिया, हमने डिपेंडेंसी चेक कर ली। In the Large Hadron Collider (LHC), two equal energy protons beam traverse in the opposite direction along circular path of length 27 km. If the center of mass energy of proton-proton pair is 14 TeV, which is the following best approximation of proper time taken by proton to traverse the entire path। अब हमें पता है रिलेशन T is equal to T naught over अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से टी नॉट क्या है, प्रॉपर टाइम निकालना है, वो हमारे पास क्या आ गया, टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी। अब हम पहले टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है, 27 किलोमीटर, इसको मीटर में कर दिया। स्पीड कितनी है प्रोटॉन की, 3 इंटू 10⁸ ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट मिला, दैट इज टाइम की वैल्यू 10⁻⁵ सेकेंड। अब हमें यहाँ पे एनर्जी भी गिवन है, वहां से हम इस फैक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। एनर्जी क्या होती है हमारे पास, गामा एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर की एनर्जी गिवन है, हमने तो एक प्रोटॉन की एनर्जी चाहिए, वो कितनी आ जाएगी, हाफ हो जाएगी इसकी, 7 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया ये गामा, यानी कि 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एम नॉट सी स्क्वायर मास कितना होता है हमारे पास, 938 MeV होता है, तो यहाँ से इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज जो है हम इस रिलेशन में फिल कर देते हैं, हमारे पास प्रॉपर लाइफ टाइम आ जाए। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 12 नैनो सेकेंड जो है वो हमें आंसर मिलता है, ऑप्शन ए। ES denotes the contribution of surface energy per nucleon in the liquid drop model। अब surface energy जो है वो कैसे वेरी करती है, AS A की पावर 2/3
अब सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात की गई है, मतलब हम इसको क्या करेंगे, पर न्यूक्लियन निकालना है तो ए के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो कैसे वेरी कर रही है, ए की पावर -1/3 के साथ। ठीक है, हमें इसकी रेशो निकालनी है। तो सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले तो एल्यूमिनियम के लिए अपॉन जिंक, तो ये क्या आ जाएगा, ए कितना है एल्यूमिनियम का 27 की पावर -1/3 अपॉन 64 की पावर -1/3। पावर पॉजिटिव कर लेते हैं, 64/27 की पावर 1/3 लिख दे, तो ये क्या आ जाएगा 4/3। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। According to Shell model, nuclear magnetic moment of this nucleus for a proton and for a neutron ये values given है। अब हम पहले देख लेते हैं कि हमारा लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन जो है वो किस शेल में जा रहा है। अनपेयर्ड ही है प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन्स तो पेयर्ड है सारे, तो हम किसकी फिलिंग करेंगे, प्रोटॉन्स की। तो हम फिलिंग कर देते हैं 1s½ 1p3/2 1p½ 1d5/2 और 1d, यहाँ पे 2s आएगा 2s½ प्रोटॉन्स फिल कर देते हैं, 13 है, 2 आएंगे यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 4 2 6 6 2 और 2 8 हो गए, 8 और 5 यहाँ पे आएगा, 13 यहाँ पे आ रहा है। यानी कि जो लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन है वो कहाँ पे जा रहा है, 5/2 हमें मिल रही है जे की वैल्यू। ठीक है, तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालनी है, यहाँ पे अनपेयर्ड क्या है, प्रोटॉन है। अनपेयर्ड प्रोटॉन है और वो किस लेवल पे जा रहा है, L+½ लेवल में है ना, 5/2 लेवल में है। तो L+½ के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है J+2.29। प्रोटॉन के केस में अगर अनपेयर्ड प्रोटॉन है और प्रोटॉन L+½ लेवल में है तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, J+2.29। अब J हमने निकाल लिया है, वो क्या है 5/2 + 2.29। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आंसर आता है 4.793 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गई। ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। What should be minimum energy of the photon to split a alpha particle? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल है। हमने इसको क्या किया, फोटोन इस पे इंसिडेंट किया, ये स्प्लिट हो गया। स्प्लिट किस में हुआ, ट्रिटियम और प्रोटॉन में। ट्रिटियम निकल गया और एक प्रोटॉन निकल गया। तो यहाँ पे हमें इसकी कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, इसको स्प्लिट करने के लिए। तब देखो यहाँ पे हम क्यू वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल माइनस मास ऑफ ट्रिटियम आ जाएगा +11 इंटू c²। तो ये Q की वैल्यू, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है 4.0026 माइनस मास ऑफ दिस ट्रिटियम 3.0161 प्लस प्रोटॉन 1.0073। इसको MeV में चाहिए रिजल्ट, तो ये जो रिजल्ट आएगा इसको 931.5 MeV के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आता है 19.3 MeV। तो ऑप्शन सी मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे Q वैल्यू निकाल रहे हैं तो मिनिमम एनर्जी ही पूछी है यहाँ पे। ठीक है, तो जितनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी जब ये ब्रेक होगा तो मतलब उतनी ही एनर्जी चाहिए हमें गामा की, फोटोन की, इसको ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ से हमारे पास जो सी ऑप्शन है दैट इज अ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अलाउड बाय कंजर्वेशन लॉस। अलाउड पूछा है तो फर्स्ट रिएक्शन चेक कर लेते हैं। 5 पॉजिटिव प्लस न्यूट्रॉन, ये पार्टिकल्स है हमारे पास। पहले चार्ज देख लेते हैं, यहाँ पे चार्ज +1 0 0 +1, तो बिफोर रिएक्शन चार्ज कितना मिल रहा है 1, आफ्टर रिएक्शन चार्ज मिल रहा है 1, तो ये कंजर्व हो रहा है चार्ज। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड। लैप्टॉन नंबर, यहाँ पे तो कोई लैप्टॉन ही नहीं है तो लैप्टॉन नंबर भी कंजर्व्ड है। बेरियन नंबर देख लेते हैं, ये बेरियन नहीं है, न्यूट्रॉन का बेरियन नंबर 1, इसका बेरियन नंबर 1, के मेजोन होता है तो ये 0, बेरियन नंबर भी कंजर्व हो गया। स्ट्रेनर्स देख लेते हैं, इनकी स्ट्रेनर्स तो 0 आएगी।
ठीक है। के पॉजिटिव की स्ट्रेननेस हमारे पास होती है 1, लैम्डा 0 की होती है -1, तो ये भी कंजर्व है, यानी कि ये चारों कंजर्व हो गई। तो मतलब ये जो फर्स्ट रिएक्शन है वो तो अलाउड है। सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं। पहले चार्ज की बात कर लेते हैं। -1 चार्ज, +1 चार्ज, ये जीरो चार्ज कंजर्व है क्योंकि बिफोर रिएक्शन 0 चार्ज मिल रहा है, आफ्टर रिएक्शन भी 0 चार्ज मिल रहा है। ठीक है। लैप्टॉन नंबर, यहाँ पे कोई लैप्टॉन ही नहीं है, वो भी कंजर्व हो गया। बेरियन नंबर चेक कर लेते हैं। ये पाइमेजोन है, इसका 0, प्रोटॉन का बेरियन नंबर 1, इसका बेरियन नंबर 1, केमेजोन है, तो ये देखो बेरियन नंबर भी कंजर्व आ गया। बिफोर रिएक्शन 1 मिल रहा है, आफ्टर रिएक्शन 1 मिल रहा है। स्ट्रेननेस क्या आएगी इसकी 0, प्रोटॉन की भी 0, लैम्डा 0 की हमारे पास क्या आ जाएगी -1, और के 0 की क्या आएगी, ये 1 होती है। ठीक है, तो ये भी कंजर्व हो गई। एक बार चेक कर ले, Q इज इक्वल टू I3 प्लस B प्लस S/2, लैम्डा 0 के लिए चार्ज इज 0, ये I3 भी 0 होता है, इसका बेरियन है ये S/2, तो इसकी वैल्यू यहाँ से -1 ही मिली। ठीक है, तो ये दोनों जो है प्रोसेसेस वो अलाउड है। ऑप्शन 1 जो है, ये ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Particle which is a composite state of three quarks has the electric charge, spin and straightness respectively। अब एक जो पार्टिकल है वो किससे बना हुआ है, U, D एंड S, इनके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। हमें चार्ज निकालना है, तो U, D, S, U का चार्ज होता है 2/3e, इसका चार्ज होता है -1/3e, इसका भी -1/3, तो टोटल चार्ज कितना मिला, 2/3 -1/3 -1/3, दैट इज 0। ठीक है। स्पिन की अगर बात करें तो ये सारे फर्मियोन्स ही होते हैं, इसकी स्पिन 1/2, इसकी स्पिन हाफ, इसकी स्पिन हाफ, तो टोटल स्पिन अगर कैलकुलेट करें तो स्पिन वेक्टरली एडिशन होती है, तो यानी कि इसको ऐड किया, पहले 0 और 1 मिला, फिर इसका कॉम्बिनेशन 1/2 से, 0 और 1/2 से हमें स्पिन कितनी मिलेगी 1/2, 1 और 1/2 का कॉम्बिनेशन देखा तो 1/2 और 3/2, यानी कि स्पिन कितनी हो सकती है, या तो 1/2 हो सकती है या फिर 3/2 हो सकती है, चार्ज 0 हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेननेस, इसकी स्ट्रेननेस 0, इसकी भी 0, इसकी स्ट्रेननेस -1 होती है, तो यानी कि चार्ज मिल रहा है 0, स्पिन इज हाफ, तो ये चार्ज तो 1 है, ये नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा। सी ऑप्शन हमें करेक्ट मिल रहा है, ये चार्ज की वैल्यू 0 मिल रही है, स्पिन की वैल्यू हाफ, और ये स्ट्रेननेस की वैल्यू -1। ठीक है। Next, spontaneous alpha decay, the uranium, this is at rest, total energy released in reaction is Q, energy carried by alpha particle। अब अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पूछी है, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी ही लेके जाएगा, उसका रिलेशन हमारे पास क्या होता है, A-4/A इंटू क्यू। तो अब यहाँ पे A कितना है 232, -4 डिवाइडेड बाई 232 आ गया, और ये Q, तो हमने इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास आ गया 228/232 इंटू क्यू। कटिंग कर लेते हैं, 114, 116, 2 5 10, 2 7 14 एंड 5 10 2 8, तो यहाँ से 57 और 58 क्यू मिल गया, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। The range of nuclear force between two nucleons due to exchange of pions is, अब जब पायोन्स एक्सचेंज हो रहे हैं तब रेंज कितनी आ रही है 1.40 फर्मी। मास ऑफ पायोन हमें कितना गिवन है, दैट इज 140 MeV पर c²। मास ऑफ रो मेजोन इज दिस, मास ऑफ रो मेजोन हमें क्या गिवन है 770 MeV पर फर्मी। हमें रेंज निकालनी है, दैट इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ रो मेजोन, तो इसके लिए रेंज निकालनी है। ठीक है। अब हमें पता है रेंज क्या होती है, डिस्टेंस ही होता है, स्पीड इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं, डेल्टा टी की जगह हम लिख सकते हैं h/डेल्टा ई, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, और डेल्टा ई क्या होता है हमारे पास mc², तो यानी कि यहाँ पे हमें पता चला रेंज इनवर्सली मास के साथ वेरी कर रही है। लगा देते हैं फॉर्मूला, रेंज ड्यू टू द पाई मेसोन्स के एक्सचेंज की वजह से,
रेंज ड्यू टू रो मेसोन्स की एक्सचेंज की वजह से। तो मास ऑफ पाइॉन्स नीचे आएगा, मास ऑफ रेयन ऊपर, रो मेसोन ऊपर जाएगा। तो ये वाली रेंज कितनी गिवन है 1.40 फर्मी। ये रो मेसोन की वजह से निकालनी है। मास ऑफ रो मेसोन 770 MeV इसी तरह है, और मास ऑफ पाइॉन्स 140। तो यहाँ से हम रो रेंज निकाल सकते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये रेंज की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.25। द बेरियन एक्स डिकेज बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ठीक है, ये डिके हमें इक्वेशन दी गई है। वेयर दिस इज द मेंबर ऑफ आइसो ट्रिपलेट, द थर्ड कंपोनेंट I3 ऑफ आइसोस्पीन। अब हमें रिएक्शन क्या गिवन है, x इज इक्वल टू सिग्मा पॉजिटिव पाई नेगेटिव पाई जीरो। हमें इसकी I3 निकालनी है, ठीक है। अब ये डिके हो रहा है, मतलब I3 कंपोनेंट हम पहले प्रोडक्ट्स का निकाल लेते हैं। इसका I3 कंपोनेंट क्या आएगा 1, इसका क्या आएगा पाई नेगेटिव का -1, और इसका क्या आएगा 0। तो आफ्टर रिएक्शन I3 कंपोनेंट कितना मिल रहा है हमें 0। ये तो सिंपल एडिशन से फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो x है पार्टिकल, उसका भी I3 कंपोनेंट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है ना, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में क्या होती है, जो I3 है वो कंजर्व होता है, इसीलिए जितना इन प्रोडक्ट्स का होगा आइसोस्पिन I3 कंपोनेंट उतना ही x का होगा। इन पैरिटी असाइनमेंट फॉर द ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ, हमें ये एलिमेंट दिया गया है, हमें इसकी ग्राउंड स्टेट पैरिटी निकालनी है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है उसकी भी पैरिटी निकालनी है। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 28, न्यूट्रॉन कितने आएंगे 29। तो अनपेयर्ड न्यूट्रॉन्स है, इनकी फिलिंग कर देते हैं हम। 1s हाफ, 1p 3/2, 1p हाफ, 1d 5/2, 2s हाफ, 1d 3/2, f के लिए sp d f 0 1 2 3 l की वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस हाफ, यानी कि 7/2, 1f 7/2, फिर 2p 3/2 आएगा, फिर 1f 5/2 आएगा, फिर 2p हाफ आएगा। अब इसमें 29 फिल करके देखते हैं। यहाँ पे 2 आएंगे, 4 2 6 2, ये कितने बने 4 और 2 6, 7 8, 8 और 6 14, 14 टू 16, यहाँ पे 4, 16 और 4 कितने हो गए 20, यहाँ पे 28 मिल गए। हमें 29 फिल करने हैं, तो लास्ट कहाँ पे आ रहा है, तो ग्राउंड स्टेट स्पिन कितनी मिल रही है 3/2, और पैरिटी कितनी मिलेगी, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है, तो -1 की पावर 1 क्या मिलेगा -1। 3/2 नेगेटिव मिल रही है ग्राउंड स्टेट के लिए, तो डी ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि और किसी ऑप्शन में ये प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये जो हमारा अनपेयर्ड है ये यहाँ से ट्रांसफर होकर इस तरफ चला जाएगा, तो ये यहाँ पे कितनी मिलेगी 5/2, और f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 3, तो नेगेटिव पैरिटी मिलेगी। सो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ न्यूक्लियस हैज एन एनर्जी 45 keV above the ground state, एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा में एनर्जी तो पता ही है, कैसे निकालते हैं, h²/2i j इंटू j+1, j की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन ऐसे वेरी करती है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है, यानी कि j की वैल्यू 1 के लिए एनर्जी गिवन है, कितनी गिवन है 45 keV, इट इज h²/2i
1 इंटू 1+1 2, यहाँ से h कट स्क्वायर अपॉन 2i की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 45/2 keV। अब हमें सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालें, यानी कि J की वैल्यू 2 के लिए एनर्जी निकालनी है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, h स्क्वायर अपॉन 2i, J इंटू J+1 ये फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फिल कर देते हैं 45/2, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, ये कैंसिल हो गया। ये हमारा क्या है, कलेक्टिव मॉडल के अकॉर्डिंग करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे J की वैल्यू 0 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव ऐसे जाएंगी। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब J की वैल्यू 2 पे वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये 2 हो गया, 2 + 1 3, तो 45/6 वैल्यू मिली। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट J इज इक्वल टू 4 पे आएगा, तो ये 4 हो गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे 4 + 1 5, ये यहाँ पे 6 आएगा, 4.5 45 के 45/6, ये आ गया 2, और ये आ गया 3, और ये हमारे पास 15। तो ये हमारे पास एनर्जी कितनी मिली, 150 keV एनर्जी। तो ऑप्शन ए मिलेगा, दैट इज अ करेक्ट आंसर। इसलिए यहाँ पे कलेक्टिव मॉडल लगाना है हमने, कलेक्टिव मॉडल। तो उसमें हमारे पास जे की वैल्यू जो होती है ना, वो 0 2 4 ऐसे वेरी करती है। So of the following process is not allowed by the strong interaction but allowed by weak interaction। चेक कर लेते हैं। अब हम पहले फर्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। K0 + π0, इट इज K0 बार, पाई पॉजिटिव प्लस पाई नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन अलाउड नहीं होनी चाहिए। आइसोस्पिन निकाल के देखते हैं। K0 की आइसोस्पिन क्या मिलेगी हमें, 1/2। पाई की स्पिन +1 मिलेगी, इसकी 1/2, और इसकी 1, इसकी 1। तो बिफोर रिएक्शन हमें आइसोस्पिन कितनी मिल रही है, वेक्टर एडिशन करेंगे तो 1/2 और 3/2। पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1/2 3/2, फिर इसका कॉम्बिनेशन 1 के साथ, 1/2 का 1 के साथ हुआ तो 1/2 3/2, फिर 3/2 और 1 के साथ कितना आ जाएगा, 1/2 और 5/2। ठीक है। तो देखो बिफोर रिएक्शन आइसोस्पिन कितनी मिल रही है, 1/2 3/2। आफ्टर रिएक्शन हमें 1/2 3/2 मिल ही रही है, तो आइसोस्पिन तो कंजर्व है। I3 कंपोनेंट देख लेते हैं। K0 का I3 कंपोनेंट क्या आएगा, -12। π0 का 0, K0 बार का क्या आ जाएगा, 1/2, पाई पॉजिटिव का 1, इसका -1। तो बिफोर रिएक्शन I3 कंपोनेंट -12 मिल रहा है, आफ्टर रिएक्शन कितना मिल रहा है, 1/2। तो I3 तो कंजर्व ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अब स्ट्रेननेस की बात कर लेते हैं। K0 की स्ट्रेननेस 1 होगी, पाई 0 होगी, इसकी स्ट्रेननेस -1, ये 0। तो स्ट्रेननेस भी कंजर्व नहीं है यहाँ पे। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग रिएक्शन तो है ही नहीं, ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन में ये तीनों कंजर्व होती हैं, I3 और S, पर यहाँ पे तो कंजर्व नहीं है। तो वीक में है, क्योंकि देखो वीक में क्या होता है, I3 कंजर्व नहीं होना चाहिए, वो हमें मिल रहा है। I हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और स्ट्रेननेस की वैल्यू वो भी क्या आ रही है, डेल्टा S अगर निकालेंगे वो क्या मिल रही है हमें, तो वो जो है, ये सारी क्राइटेरिया हमें किसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, वीक इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग मिल रहा है। ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट आंसर, कि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू तो अलाउड नहीं है, बट वीक इंटरेक्शन के अलाउड हो सकता है। The reaction it is followed by the beta decay of zinc। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन आएगा यहाँ पे 2.4 MeV। क्यू वैल्यू हमें निकालनी है इस रिएक्शन की, ओरिजिनल रिएक्शन की। तो क्यू वैल्यू ओरिजिनल रिएक्शन की क्या आएगी, मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, माइनस मास ऑफ जिंक प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही बनेगी। ठीक है।
तो यहाँ पे हमें मास जो है कॉपर और जिंक का तो गिवन नहीं है, मास ऑफ कॉपर प्लस प्रोटॉन का मास कितना है 938 माइनस मास ऑफ जिंक माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज 939.5। ठीक है, तो एमईवी में ही है बस। ठीक है, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये जो ये वाली रिएक्शन है जिंक वाली बीटा डीके, इसकी हम क्यू वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या मिलेगी यहाँ से, मास ऑफ जिंक माइनस मास ऑफ कॉपर। ठीक है, माइनस आ जाएगा पॉजिट्रॉन का मास, न्यूट्रिनो का मास तो 0 होता है। तो ये पॉजिट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी कितनी लेके जा रहा है 2.4, ये गिवन है। तो मास ऑफ जिंक माइनस मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ पॉजिट्रॉन कितना आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है उतना ही होता है 0.5। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 2.4 प्लस 0.5, इट इज मास ऑफ जिंक माइनस मास ऑफ कॉपर। तो ये हमारे पास कितना मिला 2.9, इट इज मास ऑफ जिंक माइनस मास ऑफ कॉपर। ये इक्वेशन मिल गई हमें। इसका रिजल्ट हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, मास ऑफ कॉपर माइनस मास ऑफ जिंक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमें ये दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा, मास डिफरेंस। तो ये इक्वेशन क्या मिल गई हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे, 938 माइनस 939.5 माइनस 2.9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ऑप्शन ए जो मिलेगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ड्यूट्रॉन कैप्चर्स अ पायोन, ड्यूट्रॉन ने क्या किया, कैप्चर किया पायोन को। इट डिकेज इनटू अ पेयर ऑफ न्यूट्रॉन via the strong interaction के थ्रू। इनिशियली L इज इक्वल टू 1 स्टेट में है ये। इंट्रिंसिक पैरिटीज हमें गिवन है। द स्पिन वेव फंक्शन ऑफ फाइनल स्टेट न्यूट्रॉन इज। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, पैरिटी गिवन है तो इनिशियली इनकी पैरिटी कितनी होगी, -1 की पावर एल, पैरिटी ऑफ ड्यूट्रॉन इनटू पैरिटी ऑफ पाई नेगेटिव, -1 की पावर एल कितनी है 1, पैरिटी ऑफ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन की पैरिटी कितनी की बनाई है +1, पाई नेगेटिव की पैरिटी -1। तो ये यहाँ पे कितना मिला रिजल्ट हमें 1। तो मतलब बिफोर रिएक्शन जो पैरिटी मिल रही है दैट इज द 1। अब यहाँ पे देख लेते हैं -1 की पावर एल, पैरिटी ऑफ न्यूट्रॉन। अब एल तो पता नहीं है, पैरिटी ऑफ न्यूट्रॉन कितना है हमारे पास 1 इंटू 1। तो यहाँ पे -1 की पावर एल इंटू 1 आ गया। अब हमें ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू हो रही है तो ये कंजर्व होनी चाहिए पैरिटी। ठीक है, तो यानी कि बिफोर रिएक्शन 1 मिल रही है, आफ्टर रिएक्शन भी 1 मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है पॉसिबल सिंगलेट स्टेट। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। सिंगलेट स्टेट के लिए हम ये जो है वो हमारा रिजल्ट जो है वो मैच कर रहा है। Which of the following elementary process does not conserve stainness? तो किसमें स्ट्रेननेस कंजर्व नहीं है, पहले ए रिएक्शन की बात कर लेते हैं। इनकी स्ट्रेननेस 0, इसकी भी स्ट्रेननेस 0, के पॉजिटिव की 1 होती है, लैम्डा 0 की -1। तो ये तो कंजर्व आ रही है क्योंकि बिफोर रिएक्शन 0 मिल रही है, आफ्टर रिएक्शन भी 0 मिल रही है। अगर सेकेंड रिएक्शन देखे पाई नेगेटिव प्लस प्रोटॉन, इट इज K0 प्लस लैम्डा 0। तो इसमें स्ट्रेननेस कितनी आएगी, पाई की 0, प्रोटॉन की 0, K0 की 1, लैम्डा 0 की -1। तो बिफोर रिएक्शन 0, आफ्टर रिएक्शन 0, स्ट्रेननेस क्या है, कंजर्व है। तो सी रिएक्शन में क्या आएगा, डेल्टा 0 पाई 0 न्यूट्रॉन। तो इनकी स्ट्रेननेस हमें क्या मिलती है 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, स्ट्रेननेस कंजर्व हो गई। बिफोर रिएक्शन 0, आफ्टर रिएक्शन 0। तो बची क्या डी। तो डी रिएक्शन हमारा, डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। K0 की स्ट्रेननेस क्या होती है 1, इनकी स्ट्रेननेस 0। तो यहाँ पे स्ट्रेननेस क्या है, कंजर्व ही नहीं है क्योंकि बिफोर रिएक्शन 1 मिल रही है, आफ्टर रिएक्शन 0 मिल रही है। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Nucleus decays by the emission of gamma ray from the excited state of spin parity। gamma decay हो रहा है यहाँ पे, gamma ray emit हो रही है, न्यूक्लियस जो है एक्साइटेड स्टेट जो है वो 2 पॉजिटिव है,
ठीक है, यहाँ से न्यूक्लियस नीचे आ रहा है ग्राउंड स्टेट में जिसकी स्पिन पैरिटी 0 पॉजिटिव है, तो यहाँ से गामा रे निकल रही है। व्हाट टाइप ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रेडिएशन, रेडिएशन बतानी है, यानी कि 2 पॉजिटिव से 0 पॉजिटिव हो रही है। एल कितना, मल्टीपोलैरिटी की वैल्यू कितनी मिली हमें 2, फिर मल्टीपोलैरिटी की वैल्यू 2 मिल रही है, पैरिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, पैरिटी नो चेंज। तो ये कैसी ट्रांजिशन मिली, -1 की पावर एल ले ले, इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन, तो -1 की पावर 2 यानी कि 1, पैरिटी चेंज नहीं हो रही ना इसकी भी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन मिलेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ये डायपोल मिलेगा या फिर क्वाड्रुपल मिलेगा, तो वो हम कैसे चेक करते हैं 2 की पावर एल से। तो एल की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर 2 दैट इज 4, 4 का मतलब क्या है, क्वाड्रुपल, तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल। The low lying energy level due to vibration excitations of even nuclei, even nucleus given है, ठीक है, ये vibrational excitations given है, spin parity of even level। अब even nuclei में हमें पता है कि 0 पॉजिटिव से एक्साइट होके यहाँ पे कौन सी स्टेट मिलेगी, 2 पॉजिटिव ही तो मिलेगी, तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।